हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से एग्जाम्स की प्रिपरेशन चल रही होगी। सो आज के इस वीडियो से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 21 ह्यूमन फिजियोलॉजी का, जो कि है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये वाला जो चैप्टर है ये भी बहुत ही ज़्यादा अपने आप में इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें हम अपने ब्रेन के बारे में चीज़ों को पढ़ेंगे। न्यूरल सिस्टम जो है ह्यूमन बीइंग का, उसको डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। अगर यदि हम प्रीवियस चैप्टर की बात करें, जो कि था चैप्टर नंबर 20 मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जो चैप्टर था वो हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। सारे के सारे टॉपिक्स उसके कवर हो चुके हैं। अगर यदि वो चैप्टर के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेक श्योर कि ज़रूर देखें। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव चैप्टर है, सो ज़रूर देखें। एंड ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो देखेंगे, उसके बाद न्यूरल सिस्टम, डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो है उसके बारे में बहुत बेसिक सी चीज़ें जानेंगे। उसके बाद ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जो है उसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये आता है कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब ये जो कोऑर्डिनेशन टर्म है, इसका अपने आप में मतलब ये होता है कि जो हमारी बॉडी है, बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, तो वो जो ऑर्गन सिस्टम है वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करें, जिससे कि बॉडी में जो होम्योस्टैसिस की कंडीशन है वो मेंटेन रहे। अब होम्योस्टैसिस की कंडीशन कहने का मतलब ये हो गया कि जो बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, या फिर हम बात करें कि बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो एक कांस्टेंट स्टेट में बना रहे, कंडीशन में बना रहे। इस टर्म को हम होम्योस्टैसिस के नाम से जानते हैं। जैसा कि एज यू नो हम जानते हैं कि द फंक्शंस ऑफ द organ system in our body must be coordinated to maintain homeostasis। अब होम्योस्टैसिस की कंडीशन जो है उसको मेंटेन करने के लिए एक ह्यूमन बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जिससे मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है, तो ये कोऑर्डिनेटेड वे में काम करें, जिससे कि होम्योस्टैसिस जो है वो मेंटेन रहे। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। कोऑर्डिनेशन जो टर्म है उसको अगर यदि हम सिंपल सा समझने की कोशिश करें तो कोऑर्डिनेशन जो है वो क्या है, वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट होने के साथ ही साथ एक दूसरे का जो फंक्शन है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, मीन्स बढ़ाते हैं, एनकरेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जो हमारा हार्ट है उसका काम है ब्लड पंप करने का, लेकिन उससे पहले ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन है, या फिर हम कहें कि ब्लड में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, वो सारा का सारा प्रोसेस कहाँ पर होता है, हमारे किडनीज़ में। तो इस तरीके से किडनी जो है अपना फंक्शन करती है। किडनी ने ब्लड को पास कर दिया हार्ट के पास में, हार्ट जो है उसको पूरे बॉडी में फ्लो कराने का काम करेगा। तो ये जो ऑर्गन्स हो गए, ऑर्गन सिस्टम जो हो गया, वो क्या करेंगे, एक साथ काम करेंगे और एक दूसरे का जो काम है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। दैट मीन्स कि उसको बढ़ावा देंगे। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज, कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम वर्कआउट करते हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है उसमें एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जो हमारे मसल्स हैं, मस्कुलर एक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी। मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि हम बहुत ही फास्ट ब्रीद इन ब्रीद आउट करने लगेंगे। दैट मीन्स कि बॉडी में एनर्जी की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो गई। अब ये जो एनर्जी की डिमांड इंक्रीज़ हुई है तो इसमें ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट होने लगेगी, क्योंकि हम बहुत तेज़ी से ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं। तो जो सप्लाई है ऑक्सीजन की वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। जब सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है ऑक्सीजन की, तो इससे क्या होता है, इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिटेट द इंक्रीज ऑफ द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। कहने का मतलब ये हो गया, वर्कआउट कर रहे हैं, वर्कआउट करने पर बॉडी में एनर्जी की डिमांड बढ़ी। इस एनर्जी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो भी बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ी तो जो
रेस्पिरेशन का रेट है, जो हार्ट बीट है, या फिर हम कहें कि ब्लड का जो फ्लो होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू, वो भी सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। ये कंडीशन तब है जब हम वर्कआउट कर रहे हैं, मीन्स फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं उस टाइम पर। बट अगर यदि फिजिकल एक्सरसाइज बंद कर दी जाए, नॉर्मल रिलैक्स्ड स्टेट में है बॉडी, तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो नर्व्स की, लंग की, हार्ट की, किडनीज़ की, ये सारे जो ऑर्गन सिस्टम हैं, इनकी जो एक्टिविटी है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। सो यहाँ पर हमसे यही कहा गया है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज्ड फॉर मेंटेनिंग द इंक्रीज्ड मस्कुलर एक्टिविटी, द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो इंक्रीज्ड, द इंक्रीज्ड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिटेट एंड इंक्रीज in the rate of respiration, heartbeat and increased blood flow via blood vessels। ये तब की सिचुएशन है जब हम वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है कि जब फिजिकल एक्सरसाइज इज स्टॉप्ड, द एक्टिविटीज ऑफ नर्व्स, लंग्स, हार्ट एंड किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशन। दस द फंक्शन of muscles, lungs, heart, blood vessels, kidney and other organs are coordinated while performing physical exercise। अब ये जो दो कंडीशन हमने देखी, तो इससे एक कंक्लूज़न ये निकलता है कि जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है ये एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं, एक दूसरे का जो फंक्शन है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं। सो इस तरीके से पूरी की पूरी बॉडी जो है उसमें फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से हो, होम्योस्टेसिस की कंडीशन जो है वो मेंटेन रहे। तो इसीलिए जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो हैं वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। इन आवर बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम jointly coordinate and integrate all the activities of the organs so that they function in a synchronized fashion। अब ये हो गया कि जो हमारी बॉडी का न्यूरल सिस्टम है और जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो क्या है, जॉइंट होता है कोऑर्डिनेटली, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, इंटीग्रेट करता है ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गन्स, जितने भी ऑर्गन सिस्टम जो है उनकी जो एक्टिविटी है उसको बढ़ाता है और एक सिंक्रोनाइज्ड फैशन जो है एक सेम पैटर्न में काम कर रहे होते हैं न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अब न्यूरल सिस्टम जो है वो कौन से फंक्शंस को एनकरेज करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो जो न्यूरल सिस्टम है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन। क्विक कोऑर्डिनेशन जो है वो डेवलप हो पाए, इसीलिए जो हमारा न्यूरल सिस्टम है वो क्या करता है, एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क जो है उसको बनाने का काम करता है, ठीक है। साथ ही साथ जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स। कहने का मतलब ये हो गया कि न्यूरल सिस्टम तो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क जो है उसको प्रोवाइड करता है जिससे कि बहुत ही जल्दी से कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाए, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो है वो कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना स्टार्ट कर दे। लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको एक सिग्नल की ज़रूरत होती है, तो ये जो सिग्नल है हार्मोन की फॉर्म में कहाँ से मिलता है, एंडोक्राइन सिस्टम जो है सिग्नल को रिलीज़ करता है केमिकल सब्सटेंस की फॉर्म में, जिसको हम हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे ही ये हार्मोन जो है या फिर केमिकल सब्सटेंस मिलता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। सो आई होप कि ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का वो अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर यदि कोई क्वेरी रहती है, कोई डाउट रहता है, तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें एंड प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी उसको शेयर करें। अब बात की गई है कि इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल लर्न अबाउट द न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स का जो न्यूरल सिस्टम है उसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर में मैकेनिज्म क्या है न्यूरल कोऑर्डिनेशन का, वो चीज़ जैसे कि
ट्रांसमिशन कैसे होता है नर्व इम्पल्स का, इम्पल्स कंडक्शन अक्रॉस अ स्नैप्स एंड द फिजियोलॉजी ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है जानने में। सो स्टार्ट करते हैं हम न्यूरल सिस्टम के बारे में। अगर यहाँ पर बात की जाए कि जो न्यूरल सिस्टम है, जितने भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनका जो न्यूरल सिस्टम है, चाहे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, डोमेस्टिक एनिमल्स हो गए, तो जितने भी एनिमल्स हैं उनका जो न्यूरल सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड सेल जो होती है उससे बना हुआ होता है, और उस सेल को हम न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो स्पेशलाइज्ड सेल होती है न्यूरॉन, ये क्या होती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है न्यूरल सिस्टम की। सो यहाँ पे तो हमने देख लिया कि जो न्यूरल सिस्टम है उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, न्यूरॉन्स। अगर यदि मैं प्रीवियस चैप्टर्स की बात करूँ तो अगर यदि यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि जो किडनी है उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, सो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें कि किडनी जो है उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन की फॉर्म में है, तो जिसको जो पता है प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेशन में कमेंट करें, ठीक है। विच कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई। अब यहाँ पर बोला गया है कि जो हमारा न्यूरल सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड सेल न्यूरॉन से मिलकर बना है। ये न्यूरॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, जो डिफरेंट टाइप के स्टिमुलाई, दैट मीन्स कि डिफरेंट टाइप के जो सिग्नल्स हैं उसको डिटेक्ट करने का, उसको रिसीव करने का, उसको आगे पास करने का, दैट मीन्स कि ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है, न्यूरॉन्स करते हैं, ठीक है। द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी सिंपल इन लोअर इन्वर्टिब्रेट्स। अगर हम डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स की बात करें कि लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हो गए, वर्टिब्रेट्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, तो इनमें जो न्यूरल सिस्टम है वो जो लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का उसके बेसिस पर ही होता है। सो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में जो न्यूरल सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, जिसमें एक एग्जांपल ले लिया कि जो हाइड्रा है इसका न्यूरल सिस्टम जो है वो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन से ही सिर्फ मिलकर बना हुआ होता है। जबकि अगर यदि हम इंसेक्ट के न्यूरल सिस्टम की बात करें तो वो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के कंपैरिजन में बेटरली ऑर्गेनाइज्ड होता है। इसमें क्या होता है, वेयर अ ब्रेन इज प्रेजेंट अलोंग विद द नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू। सो जो इंसेक्ट होता है उसका न्यूरल सिस्टम क्या है, बेटर ऑर्गेनाइज्ड होता है, जिसमें ब्रेन जो है वो किसके साथ, नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यूज़ के साथ में प्रेजेंट होता है। ये बात हो गई इंसेक्ट की। लेकिन अगर यदि हम बात करें कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनका न्यूरल सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा डेवलप्ड होता है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ें आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके वन बाय वन टॉपिक जो है वो डिटेल में एडवांस फॉर्म पर चलते हुए चलेंगे। सो बेसिक चीज़ों के बारे में देख लेते हैं कि जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है उसको हम CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। दूसरा पार्ट जो होता है उसको हम PNS पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम के नाम से जानते हैं। सो इस तरीके से ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जो है वो क्या हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इसमें ये बताया गया है कि जो CNS है दैट मीन्स कि सेंट्रल न्यूरल सिस्टम जो है वो किससे मिलकर बना होता है, उसमें आ जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये जो है ये क्या है, इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो साइट होती है जो इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करती है और कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम है ये किससे मिलकर बना होता है, तो ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी, जितनी भी बॉडी की नर्व्स हैं जो कि
सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ में एसोसिएटेड होती हैं, उससे मिलकर बना होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसमें क्या आ जाती हैं, सारे के सारे बॉडी के जो नर्व्स हैं वो आ जाते हैं। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नर्व फाइबर्स जो हैं वो क्या है, दो टाइप के होते हैं, अफरेंट फाइबर्स और एफरेंट फाइबर्स। अब अफरेंट फाइबर्स और एफरेंट फाइबर्स जो हैं इनका क्या काम होता है ये देखते हैं। सो अफरेंट फाइबर्स जो है ये क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, पास करते हैं इम्पल्स को टिश्यूज ऑर्गन्स से सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। ठीक है, तो अफरेंट जो नर्व फाइबर्स हैं इनका क्या काम है, ये सिग्नल जो है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोले या फिर इम्पल्स हम बोले, इसको पास करते हैं टिश्यू और ऑर्गन से, कहाँ पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। लेकिन जो एफरेंट फाइबर्स हैं ये क्या करते हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं, पास करते हैं इम्पल्स को फ्रॉम ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल टिश्यूज और ऑर्गन्स जो हैं उनमें ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। ठीक है, सो दोनों में डिफरेंस क्या है ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अफरेंट वाले जो हैं वो टिश्यूज ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर पहुंचाते हैं, जबकि एफरेंट जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल टिश्यू और ऑर्गन्स जो हैं वहाँ पर इम्पल्स को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। ठीक, ये हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो फाइबर्स हैं जो कि दो टाइप के होते हैं उसके बारे में। अब क्या आता है कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो डिवाइड होता है दो डिवीजन्स में, जिसमें सबसे पहला जो डिवीज़न है उसको हम सोमैटिक न्यूरल सिस्टम के नाम से जानते हैं, दूसरा वाला जो है उसको हम ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब सोमैटिक जो न्यूरल सिस्टम है उसमें क्या होता है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो है ये क्या करता है, रिले मीन्स पास करता है इम्पल्स को, रिले पास करता है, ट्रांसमिट करता है, फॉरवर्ड करता है इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल्स जो हैं वहाँ पर। जबकि ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम जो है ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स और स्मूथ मसल्स जो होती हैं बॉडी की उन पर। सो इसमें भी ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है वो क्या कर रहा है, इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल्स पर भेजने का काम कर रहा है, जबकि ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम जो है ये क्या कर रहा है, इम्पल्स जो हैं उनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स और स्मूथ मसल्स जो हैं बॉडी की वहाँ पर भेजने का काम कर रहा है। अब आ जाता है कि जो ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम है ये फर्दर क्लासिफाइड होता है सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम में और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम में, दो टाइप में। सो ये हो जाता है हमारा ह्यूमन न्यूरल सिस्टम का थोड़ा सा बेसिक। उसके बाद आ जाता है एक और विसरल नर्वस सिस्टम, ये भी पार्ट होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। ठीक है, अब ये जो विसरल नर्वस सिस्टम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ये किससे मिलकर बना होता है, complex of nerves, fibers, ganglia and plexus which impulse by which impulse travel from the central nervous system to the viscera and from the viscera to the central nervous system। कहने का मतलब ये हो गया कि जो विसरल नर्वस सिस्टम है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये पार्ट है किसका, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। किससे मिलकर बना है, नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया और प्लेक्सस। और इसके थ्रू ये क्या करता है कि जो विसरल नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है, इम्पल्स जो हैं वो ट्रेवल करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विसरा पर और फिर विसरा से फिर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। सो इसके साथ में ये कंप्लीट हो जाता है हमारा थोड़ा बहुत चीज़ें ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में। और आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम जो न्यूरल सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, फिर और एडवांस फॉर्म पर मूव करते हुए जाएंगे। सो आई होप कि ये पूरा का पूरा
जो कंटेंट है आज का, जितना भी हमने पढ़ा है वो अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर मैंने 2 स्लाइड में जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है उसको बहुत ही समराइज्ड वे में लिखा हुआ है। इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जैसे कि हमने जाना ह्यूमन न्यूरल सिस्टम शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पार्ट में डिवाइडेड था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना था, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो उसमें जितने भी बॉडी में हमारे में नर्व्स जो प्रेजेंट होते हैं उनसे मिलकर बना है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो नर्व फाइबर्स थे वो 2 टाइप में डिवाइडेड थे, अफरेंट फाइबर्स और इफरेंट फाइबर्स। अफरेंट फाइबर क्या कर रहे थे, ट्रांसमिट कर रहे थे इम्पल्स को कहाँ से, टिश्यूज़ ऑर्गन से, कहाँ पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। जबकि जो एफरेंट फाइबर्स थे ये क्या करते हैं, ट्रांसमिट कर रहे इम्पल्स को कहाँ से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, लेकिन कहाँ पर, पेरिफेरल टिश्यू और ऑर्गन्स पर। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो फर्दर 2 टाइप में डिवाइडेड था, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो है वो क्या कर रहा था, ट्रांसमिट करता है, पास करता है इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल्स में। उसके बाद ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जो था ये क्या कर रहा था, पास कर रहा था इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स प्लस स्मूथ मसल्स जो हैं बॉडी की वहाँ पर। फिर हमने देखा था कि जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है वो फर्दर डिवाइडेड था 2 टाइप में, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। सो इसी के साथ थोड़ा बहुत चीज़ें जो हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की हो जाती हैं कंप्लीट। आई होप कि आज का सेशन जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कंटेंट हेल्पफुल रहा होगा। एंड प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। साथ ही साथ बहुत अच्छे से एग्ज़ाम्स को, बोर्ड के एग्ज़ाम्स दें, साथ ही साथ नीट एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करें एंड उसके साथ साथ अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखें। और कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी रहती है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग अदर देन फ्रॉम दिस चैप्टर, उसके लिए भी प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।